हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको अल्कोहल निर्माण की विधियाँ बता दी थी और लगभग 4-5 विधियाँ हमने कर ली थी। एक विधि हमारी अभी बाकी है, वो है एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं एल्कीन से। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद हो तो, कि हाय राम आग लग गई। याद है आपको? हाय राम आग लग गई। ठीक है, जिसके अंदर हाई का मतलब था हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन एस्टरों का, आर का मतलब था रिडक्शन यानी कि अपचयन, एम का मतलब था एमीन और ए का मतलब एल्काइल हैलाइड और जी का मतलब grignard अभिकर्मक। अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, यानी कि एल्कीन से हम बनाएंगे अल्कोहल। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा मेथड चलेगा? सिक्स एंड लास्ट एंड फाइनल मेथड है हमारा 6 मेथड, और ये है एल्कीनो से अल्कोहल का निर्माण। एल्कीनो से अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, देखिए एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण 3 विधियों से होता है। ठीक है, कितनी विधियों से होता है? 3 विधियों से। पहला है अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन। तो इसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ते हैं अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन। इसका मतलब होता है बच्चों कि किसी अम्ल की उपस्थिति में हम एल्कीनों पर जल का योग करेंगे। ठीक है, जल को जोड़ेंगे तो जल जुड़ेगा, यहाँ पर H2O जुड़ेगा, H प्लस और OH माइनस। यहाँ पर हम मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एल्कीन बना लेता हूँ। CH, ध्यान से देखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एल्कीन। ये एक असम्मित एल्कीन है। ठीक है, देखो अगर सम्मित एल्कीन लूं मैं, जिसमें दोनों तरफ समान समूह जुड़े हों डबल बॉन्ड की तरफ, तब तो आपको कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कार्बन पर H और किसी पर भी OH जोड़ सकते हो। अब मुझे यहाँ पर जल जोड़ना है, H2O। जल को हम कह सकते हैं, इस तरह लिख दूं मैं इसको, HOH, यानी कि H प्लस और OH माइनस। आपको ये प्लस और माइनस वाले को जोड़ना है इन डबल बॉन्डेड कार्बन पर, और बाकी एडिटिव लिखना है। ठीक है, तो ये होता है किसी अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है ये? किसी अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पर जल का योग होता है। तो बच्चों किसी कंसंट्रेट H2SO4, H3PO3 या बॉरिक अम्ल, कोई सा भी यहाँ पर अम्ल हो सकता है, फॉस्फोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल। तो यहाँ पर मैंने H2SO4 यहाँ पर लिया है। कौन सा लिया है? H2SO4। H2SO4 H3PO4 भी आप यहाँ ले सकते हो, कोई अम्ल। ठीक है, अब करना क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ नियम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। क्या कहता है मार्कोनिकोफ रूल? कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन एटम, सॉरी, कि ऋणात्मक समूह उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम से कम हाइड्रोजन है, यानी कि आपका OH यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और धनात्मक यहाँ जुड़ेगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस सुनेंगे, ऋणात्मक समूह उस कार्बन पर, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम से कम संख्या में हाइड्रोजन होते हैं। तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा बच्चों CH3CH। इस पर तो आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस CH2 पर एक हाइड्रोजन और जुड़ने से CH3 बन जाएगा। ठीक है, वापस सुनेंगे, मैं इसको फिर बताता हूं, अगेन रिपीट। देखो सबसे पहले CH3 ये लो, लिख दिया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद CH, ठीक है। अब देखो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, इन दोनों की बात करेंगे हम डबल बॉन्ड वाले की। जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे उस पर नेगेटिव वाला समूह, यानी कि उस पर आपका जुड़ेगा OH। बोलो यस और नो। फिर ये डबल बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये CH2 है, ये लो। अब इस CH2 पर ये एक H और जुड़ेगा, जिसकी वजह से ये आपका बन जाएगा CH3। तो बच्चों आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। तो एल्कीन से अल्कोहल निर्माण की पहली विधि थी अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन। ठीक है, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पर जल का योग होता है, और ये योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। याद रखेंगे, कौन से नियम के अनुसार होता है ये? मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार। ठीक है, तो बच्चों कभी कभी अगर मान लो यहाँ पर सम्मित एल्कीन दिया होता और आपको ये अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन कराना होता, तो आप किसी भी कार्बन पर
आप किसी भी कार्बन पर क्या जोड़ सकते हो, OH जोड़ सकते हो और H जोड़ सकते हो। लेकिन कभी कभी सममित एल्कीन भी ऐसी एल्कीन आ जाती है जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर अब क्या करें, एल्कीन भी सममित है, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर हैं, तो अब क्या करें। तो उस वक्त देखा जाता है स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है, स्थायी कार्बोनाइन, कि जिस साइड से स्थायी कार्बोनाइन बनेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो रिएक्शन होती है वो होती है एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। इसको एक्स्ट्रा में है थोड़ा सा, ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे पहचानोगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखेंगे। मैं मान के चलता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो होता क्या है, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड उठकर जाता है, तो ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पर भी जा सकता है और इस पर भी जा सकता है, दोनों पॉसिबल है। अगर ये मैं इसको दे दिया नंबर 1 पोजीशन, इसको दे दिया मैंने नंबर 2 कंडीशन, मेरे पास 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन मैंने इसको माना कि जब डबल बॉन्ड उठ के इस पे जाएगा, जब डबल बॉन्ड उठ के इस पर जाएगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। 2 कंडीशन बता रहा हूं, कंडीशन नंबर 1 ऐसी, कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 1 में ये है 1 कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 1 में क्या होगा, देखो CH3 इससे उठ के गया हूं तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव, CH पर तो पॉजिटिव, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और CH2 पर नेगेटिव बनेगा। बोलो यस और नो, ये कंडीशन नंबर 1 में। जब इलेक्ट्रॉन उठकर इस कार्बन पर जाएगा तब तो ऐसा बनेगा। लेकिन अगर मान लो मैं कहूं कि नहीं उठ के ऐसे जा, सर आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों गया, इधर ही क्यों नहीं गया। चलो मैं ये भी करवा के देख लेता हूं। कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा बताओ, CH3CH CH2 अब उठ के ऐसे जा रहा है तो इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। बोलो यस और नो। अब इन दोनों पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है वास्तव में, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब इसमें पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है आकर। तो चलिए H+ जोड़ते हैं हम, H और OH में से H+ जोड़ते हैं। इस पे H+ कहां जुड़ेगा, यहां पर, और इसमें H+ कहां जुड़ेगा, यहां पर। बोलो यस और नो। बताओ अगर मैं इसमें H+ जोड़ूंगा इस वाली कंडीशन में, तब तो ये जुड़ेगा इस वाले कार्बन पर। जोड़ दो, जुड़ने के बाद यहां पर बनता है बच्चों, मैं इधर कर देता हूं, ये मैंने H+ को ऐड किया तो आपका H+ गया इस वाले कार्बन पर, ठीक है, इस वाले कार्बन पर। तो ये बन जाएगा CH3, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर रह जाएगा ओनली प्लस चार्ज, यानी कि 1 डिग्री कार्बोनाइन क्या बनता है आपके पास, मध्यवर्ती बनता है आपके पास 1 डिग्री कार्बोनाइन। कब, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है। रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, मैंने कहा था इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोला गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये वाला, इस वाली कंडीशन में अगर H+ अटैक करता है तो क्या बनता है, तो आपके पास बना देता हूं मैं समझा देता हूं आपको। तब आपके पास बन जाएगा बच्चों H+ अटैक करने के बाद CH3 CH के ऊपर प्लस चार्ज और CH2 की जगह ये CH2 था ना, इस पर एक H और जुड़ जाएगा, अरे ये H इस पर जुड़ा है देखो, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH के ऊपर प्लस और CH3, क्योंकि CH2 था, एक H जुड़ने के बाद CH3 बन गया। तो यहां बन रहा है 2 डिग्री कार्बोनाइन, 2 डिग्री कार्बोनाइन। अब बच्चों आपको देखना है कि दोनों में से कौन सी कंडीशन में ज्यादा स्थायी कार्बोनाइन बनता है। तो अगर आप कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करते हो तो 2 डिग्री कार्बोनाइन बनता है, अगर आप कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करते हो तो 1 डिग्री कार्बोनाइन बनता है। और हम सब जानते हैं कि कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री में जब तुलना करेंगे तो 2 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी होता है, यानी कि आपकी ये वाली प्रोसेस नहीं होगी, ये प्रक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब
आपका इलेक्ट्रॉन उठकर इधर नहीं जाएगा बल्कि किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये बात समझ में आ गई कुछ। इसीलिए बच्चों क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म करूं तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 CH, अब मैं अभिक्रिया विधि कर रहा हूं, अभिक्रिया विधि, ओके। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बॉन्ड उठ के किधर जाएगा, बॉन्ड उठ के इधर जाएगा, आपका H प्लस अटैक करेगा, ठीक है। सबसे पहले किस पर अटैक करेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहले बनता है फर्स्ट स्टेप में मध्यवर्ती कार्ब धनायन, सबसे पहले क्या बनता है, मध्यवर्ती कार्ब धनायन, ये बनता है। अब मैं क्रिया विधि कर रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए किया गया था, अब क्रिया विधि हो रही है। अब आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर ही क्यों गया। किसी बच्चे के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर इसको ऐसे क्यों नहीं लेके गए, तो वो देख लो क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि इधर ले जाने पर कम स्थायी उत्पाद बन रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये होगी नहीं, ये बनेगा ही नहीं, ये भी बनता है, लेकिन ये अल्प उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद आपका ये वाला होता है, ठीक है, ओके। तो ये मुख्य उत्पाद होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे हमेशा। और कुछ मात्रा में आपका 1 डिग्री वाला भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मुख्य उत्पाद की बात कर रहा हूं। तो आपकी स्टेप नंबर 1 ही हो गया। अब इसमें CH3 CH, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, आपका जो OH माइनस था वो जुड़ जाएगा, ठीक है। और आपका बन जाएगा बच्चों CH3 CH OH CH3। और ये रिएक्शन अम्ल की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन कहते हैं। तो बच्चों आपको ये तो केवल मैंने इसलिए समझाया है कि आपको पता रहे कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों तरफ ही समान हाइड्रोजन है और दोनों तरफ ही मान लो दोनों तरफ ही सममित भी नहीं है, असममित है, और हाइड्रोजन दोनों पे समान है, तो सर कैसे लगाएंगे। तो उस वक्त आपको कार्ब धनायन का स्थायित्व देखना है कि किस कंडीशन से कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी बनता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन में, पहला ये आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड अगर हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसी का सेकंड, वो है आपका ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ठीक है। एल्कोहल एल्कीन से अल्कोहल के निर्माण का जो सेकंड मेथड है वो है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। ये लीजिए, अगला है सेकंड, इसी का बी पॉइंट, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण अपचयन, ठीक है। तो ये पूरा नाम है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण अपचयन। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। देखो एसीटेट होता है CH3C डबल बॉन्ड OO, दिस इज द एसीटेट आयन, लेकिन मर्क्यूरी की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसके साथ 2 एसीटेट आयन जुड़ेंगे, ठीक है। दिस इज द मर्क्यूरिक एसीटेट, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, ओके। ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, मैं इसको तोड़ता हूं तो बच्चों ये टूटेगा यहां से, हमेशा ऑक्सीजन और मर्क्यूरी के बीच में से टूटेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मर्क्यूरी धातु है इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से ब्रेक होता है। साथ में हम लेते हैं H2O, साथ में बच्चों क्या लेते हैं H2O। तो H2O भी आप सब जानते हो, H और OH, ठीक है। तो ये यहां से ब्रेक होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है, बोलो यस और नो। तो इसमें से H प्लस निकलेगा और यहाँ मर्क्यूरिक एसीटेट का जो एसीटेट आयन है उससे जुड़ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पहले से ही एक CH3C डबल OH बन जाता है, बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस है ना, इस माइनस से प्लस जुड़ जाएगा। अब आपके पास दो ग्रुप बचे, एक तो मर्क्यूरी एसीटेट कैटायन और एक आपके पास बच गया OH माइनस एनायन, ये दो बचे आपके पास, दिस इज वन एंड दिस इज वन, ओके। चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं एल्कीन की। तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर अप्लाई होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ वाटर की प्रेजेंस में, तो वाटर के साथ हो रही है रिएक्शन, साथ में आपका वही पूरा की पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, CH3COO का होल ट्वाइज Hg। ओके, क्या लिया अपन ने, H2O, साथ में मर्क्यूरिक एसीटेट, हल्का सा इसको अपन क्या कर देंगे बच्चों, गर्म कर देंगे। तो अब रिएक्शन हो रही है, जैसा कि आपको पता है मैंने इन दोनों का ऊपर कर दिया है कि इनमें से एक CH3COOH ऑलरेडी बन जाता है, दो चीज आपके पास बचती है, एक तो पॉजिटिव वाला ये पार्ट पूरा और नेगेटिव वाला ये। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल द नेगेटिव पार्ट यानी कि जो ऋणात्मक समूह है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर कम से कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल तरीके से कर रहा हूं, आराम से देखेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर दिया और CH2। अब देखो इस वाले कार्बन पर तो जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट, बचा क्या था अपने पास, OH, ठीक है, और इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा आपका पूरा ये हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या बच रहा है आपके पास, Hg, ब्रैकेट में लिख दूं CH3COO। ये आपका योग उत्पाद बन गया, ये मध्यवर्ती है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए अब मुझे इसका रिडक्शन कराना है। रिडक्शन के लिए मैं लेता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, और ये लिया जाता है क्षारीय माध्यम में, NaOH, एक्वस NaOH, क्षारीय माध्यम में मैंने NaBH4 ले लिया। तो ये NaBH4 क्या करता है, दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, इट मींस यहां पर रिडक्शन कराएगा, दो हाइड्रोजन देगा। कितने देगा बच्चों, दो। अब दो हाइड्रोजन ध्यान से देखेंगे सब, कितने हाइड्रोजन, दो। यहां से ये टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन तो CH2 के लिए ऐड हो जाएगा, वन हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। तो आपके पास बन गया CH3 CHOH CH3, एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो गया CH2 में। अब ये पूरा ग्रुप अलग हो गया, इस ग्रुप में एक हाइड्रोजन आपका ऐड हो जाता है इधर, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो साथ में आपके पास एक बन गया CH3 C डबल OH। एक तो ये बना यहां से, एक पहले ही बना हुआ था, कितने मोल बनेंगे टोटल, 2 मोल, और साथ में आपके पास ये पूरा अलग हो गया है मरकरी, तो आपके साथ में बच्चों एक मरकरी भी आपको ऑब्टेन होती है। तो इस तरह ये पूरी रिएक्शन कहलाती है ऑक्सी, देखो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, इट मींस पहले आपने इसका मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जोड़ा था इसलिए इसको बोला गया ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। फिर उसके बाद बोलते हैं वी मर्क्यूरीकरण, दोबारा आपके पास मर्क्यूरिक एसीटेट बाहर निकल जाता है इसलिए इसको बोला गया वी मर्क्यूरीकरण। और लास्ट में हम क्या कराते हैं, इसका अपचयन कराते हैं इसलिए इसको बोला गया ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण अपचयन। दिस इज रिएक्शन इज ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण अपचयन। यहां भी अगर आपको गौर से देखना है तो बेटा बच्चों, जहां हाइड्रोजन कम है जिस कार्बन पर, जिस द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन कम है उस पर आपका OH जुड़ा है। देखो ये रहा फाइनल प्रोडक्ट, देखो आप एल्कोहल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर आपको OH ऐड करना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सी, तीसरा एल्कीनो से अल्कोहल बनाना का तीसरा मेथड है, दिस इज द हाइड्रोबोरानन। क्या है, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। ध्यान से समझेंगे हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण को। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, दिस इज लास्ट एंड फाइनल एल्कीनो से अल्कोहल का निर्माण। ओके देखो, तो अगला आता है आपका सी, है ना। सी क्या है बोलो, हाइड्रो बोरानन, बोरानन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें हम रिएक्शन कराते हैं एल्कीनो की BH3 के साथ, बोरोन हाइड्राइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, बोरोन हाइड्राइड। लेकिन कभी भी बच्चों बोरोन हाइड्राइड अकेला नहीं होता, ये 2 मोल यानी कि द्विलक इकाई की फॉर्म में होता है और डाइबोरेन बनाता है। तो मैं लिख सकता हूं या 2BH3 या B2H6 डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको अपन, डाइबोरेन। तो बच्चों ये रिएक्शन करता है मेनली, नाम तो हम डाइबोरेन देंगे
लेकिन रिएक्शन जो है वो BH3 करता है। हम रिएक्शन BH3 की सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन वास्तव में BH3 अकेला नहीं होता, BH3 के 2 मोल होते हैं, जिनको 2 मोल आपस में रिएक्ट करके डाइबोरेन B2H6 बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन करवाते हैं हम, बड़ा ही सिंपल है। देखो इसमें रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव ऐड करना है, एंटी मार्कोनिकोव। तो मैं लेता हूं, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्शन करानी है BH3 की। किसकी रिएक्शन करानी है बच्चों? BH3, बोरोन हाइड्रेट की। अभी मैंने 1 मोल लिया है, ध्यान से देखेंगे सब। अभी मैंने 1 मोल BH3 लिया है, ओनली 1 मोल, और मैं रिएक्शन पूरी कराने के बाद उसको 2 मोल में लिख दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये रिएक्शन होती है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में, साथ में होता है H2O, और हम इसको गर्म करते हैं, है ना। क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है, यहां से H निकलेगा, H प्लस, बोलो, और ये पूरा माइनस। ये आपको समझाने के लिए बताया है, BH2 माइनस और ये प्लस। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव ऐड करना है। ये आपका मान लो इस पे गया तो आपका H प्लस इस पर जुड़ेगा, आपका BH3 इस पर जुड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव ऐड करना है। क्या करना है? एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट, ऋणात्मक समूह उस कार्बन, एंटी मार्कोनिकोव बोल रहा हूं, प्रति मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव का उल्टा। मार्कोनिकोव ने बोला था कि नेगेटिव समूह, ऋणात्मक समूह उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम से कम हाइड्रोजन है, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम से कम हाइड्रोजन है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि ऋणात्मक समूह उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जोड़ दो CH3, देखो, उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड CH2, बोलो यस और नो। अब देखो इस वाले कार्बन पर कम हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है, द्विबंधित कार्बन, है ना। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया, तो इनमें से इस पर तो जुड़ेगा BH2 और इस पर जुड़ेगा H, तो CH2 कर दिया। तो आपके पास प्रोपिल बोरोहाइड्रेट बन गया, ठीक है बच्चों। रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है, रिएक्शन अगेन दोबारा होगी, फिर से दूसरा मोल इसका आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से आ गया ये, तो बार बार आएगा, जब तक आएगा जब तक के सारा हाइड्रोजन निकल जाते हैं। अब दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरी साइड भी ऐसा ही जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2B, एक H नीचे बचा, लेकिन इधर अभी भी CH2 CH2 CH3 जुड़ जाएगा। तीसरी बार फिर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि टोटल कितने मोल आएंगे? 3 मोल। अब तीसरी साइड भी जुड़ जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, फिर B, फिर वापस CH2 CH2 CH3, और नीचे भी CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब तीनों तरफ जुड़ गया। नेक्स्ट रिएक्शन अब होती है आगे। आगे रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? हम यहाँ इसकी रिएक्शन कराते हैं HOOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यह भी वही एक्वस मीडियम में होती है, एक्वस NaOH के मीडियम में होती है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम इसको तोड़ते हैं तो 2 OH निकलते हैं। कितने OH? एक H2O2 से 2 OH निकलते हैं। तो हमें तो 3 लेने हैं। देखो, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, दूसरा तोड़ेंगे, तीसरा तोड़ेंगे, टोटल 3 बॉन्ड तोड़ेंगे, इसलिए इसके कितने मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए। इधर भी OH, इधर भी OH, ये पहला बॉन्ड टूट गया। दूसरा तोड़ेंगे, फिर से इधर भी OH, इधर भी OH, तीसरा तोड़ेंगे तीनों तरफ से, इधर भी OH, इधर भी OH। तो कुल मिला के हमें 3 H2O2 लेना है, तो 3 बॉन्डों को यहां पर तोड़ने के लिए। तो यहां पर बोरिक एसिड जो बनेगा, देखो यहां पर आपको ध्यान देखना है, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है। ये वाले 3 बॉन्ड है यहां पर, मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। मेरे पास H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 को हम खोलते हैं बच्चों, ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसको खोलते हैं ना तो ये ऐसे की तरह खुलता है। तो यहाँ पर 2 OH निकलते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। देखो सब ध्यान से देखेंगे, मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है।
इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा मैं, ये लो, तो दोनों तरफ एक एक OH आ जाएगा, एक OH इधर, एक OH इधर, ठीक है। इसी तरह बाकी के 3 बॉन्ड, दोनों बॉन्डों को भी करूंगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो इसी तरह यहाँ भी अगर मैं बात करूं तो एक OH इधर और एक OH इसके साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह बच्चों में इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, तो इस वाले बॉन्ड में भी एक OH तो इनके साथ और एक OH इसके साथ आ जाएगा। तो अगर आप गौर से देखो तो CH3 CH2 CH2OH इधर बन रहा है, इधर भी CH3 CH2 CH2OH, मतलब सेम टाइप के बनेंगे, तो 3 मोल CH3 CH2 CH2OH आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। साथ में क्या प्राप्त होता है, एक B है और 3 बार OH, यानी कि आपको प्राप्त होता है बच्चों BOH का होल थ्राइस, 3 बार OH निकला है। इसको हम कह सकते हैं H3BO3, यानी कि बोरिक अम्ल, इसका नाम है बोरिक अम्ल H3BO3। तो ये पूरी कहानी हो गई आपके हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण की, ये पूरी क्रियाविधि हो गई। यानी कि बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 मोल एल्कीन आपके पास यहां पर क्रिया करेगी एक BH3 के साथ। अगर मान लो मैं रिएक्शन कराता हूं BH3 के होल ट्वाइस के साथ, 2 के साथ, यानी कि डाइबोरेन के साथ, क्योंकि वास्तव में क्रिया तो डाइबोरेन के साथ ही होती है। तो डाइबोरेन का मतलब BH3 कितने लेने पड़ेंगे, 2 मोल। 1 मोल के साथ इसके 3 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, अगर मैं इसके 2 मोल ले लूंगा तो इसके टोटल कितने करेंगे, 6 मोल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरी रिएक्शन को अब एक शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है बच्चों, बहुत इजी है, फिर से सुन लो। देखो यहां पर गौर से देखना है, मैंने एक लिया है BH3, तो एल्कीन कितनी बार आई है, 1 2 और 3 बार, यानी कि इसके कितने मोल, 3 मोल। इसके 1 मोल के साथ इसके कितने मोल, 3 मोल, ठीक है। इसके कितने मोल, 3 मोल, इसके 1 मोल के चक्कर में यहां भी 3 मोल आए, बने कितने, 3 मोल, और ये कितना बना, 1 मोल। अब मैं इसको डबल कर रहा हूं, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये कितने बनेंगे, 6, ठीक है। ये 6 बनेंगे, यहां भी कितना लेने पड़ेगा, 6, ये कितना बनेगा, 6, और ये कितना बनेगा, 2, ये कितना बनेगा, 2, डबल, ठीक है। तो डबल हो जाएगा ना, तो मैं पूरी ओवरऑल रिएक्शन को एक साथ लिख सकता हूं। देखिए इस पूरी रिएक्शन को शॉर्ट स्टेप में हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। इतनी बड़ी ये तो थी पूरी क्रियाविधि जो आपको करनी है, ठीक है, लेकिन इस पूरी रिएक्शन को हम डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। क्रियाविधि पूछेगा आपसे, क्वेश्चन है आपकी बुक में, हाइड्रोबोरान की क्रियाविधि लिखिए, तो आपको ये पूरा करना है। और अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं इसको शॉर्ट मेथड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में रिएक्शन करा रहे हैं BH3 की, और मैंने यहाँ पर ले लिया THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, साथ में H2O, और इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, इसकी जगह 3 ये ग्रुप जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड से। तो जहां डबल बॉन्ड होता है वहीं से जोड़ते हैं CH3 CH2 CH2B, कितने जुड़ेंगे टोटल, 3 बार जुड़ेंगे। इसे बोल देंगे ट्राई प्रोपिल बोरान या बोरेन, ट्राई प्रोपिल बोरेन बन जाएगा, 3 बार जुड़ेगा ना, यानी कि इसके कितने मोल लेंगे, 3 मोल, इसका कितना मोल है, 1 मोल, पक्का। चलिए अब आगे फिर ये रिएक्शन होती है, आगे कितने मोल लेते हैं, 3 मोल H2O2 हम यहां पर लेते हैं, साथ में लेते हैं एक्वस मीडियम में NaOH, क्षारीय माध्यम में हम ऑक्सीकरण कराते हैं। इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अब जहां से ये जुड़ा है यहां से तोड़ के OH जोड़ देंगे, CH3 CH2 CH2OH, कितने मोल बनेंगे, 3 मोल, साथ में क्या बनेगा, H3BO3 बोरिक अम्ल, कितने मोल बनेंगे, 1 मोल। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हुई है। अब मुझे लेना है इसका 2 मोल, अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो ये सारे डबल हो जाएंगे, इसको डबल कर रहा हूं तो ये भी डबल हो जाएगा, 3 का डबल 6, इसको डबल कर देंगे, 1 का डबल 2, इसको डबल कर देंगे, 3 का डबल 6, यहां भी 3 का डबल 6, 1 का डबल 2। तो इस तरह ये रिएक्शन बैलेंस होती है, अंडरस्टैंड। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरानन, ये कंप्लीट रिएक्शन है, संपूर्ण अभिक्रिया, और वो पूरी थी क्रियाविधि, ये संपूर्ण अभिक्रिया है,
संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। और वो जो अभी इससे पहले बताई थी मैंने, वो आपके क्या है बच्चों, क्रिया विधि है, ठीक है। तो इस तरह आपके अल्कोहल निर्माण की विधियां पूरी होती हैं। अब हम पढ़ते हैं अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो बच्चों एल्कीन से अल्कोहल बनाना आज हमने सीखा, और अब हमारे पास बिल्कुल नया टॉपिक आता है अल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्कोहल कैसी अवस्था में दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं। ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि अल्कोहल जो होते हैं वो द्रव अवस्था में ही दिखाई देते हैं ना। अल्कोहल द्रव अवस्था में नजर आते हैं, है ना। मेथेनॉल, एथेनॉल, बियर जानते होंगे सबके सब। चलो देखो अगला टॉपिक है हमारा अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कैसा होता है। अल्कोहल वास्तव में कैसे होते हैं, रंगहीन। कैसे होते हैं ये, रंगहीन, इनमें कोई कलर नहीं होता। फिर उसके बाद इसके अलावा अल्कोहलिक गंध, इनके अंदर गंध आती है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक गंध का मतलब होता है एक अजीब सी स्मेल इनके अंदर होती है, अल्कोहल की स्मेल, दारू की स्मेल, बियर की स्मेल। तो अल्कोहलिक गंध युक्त क्या होते हैं, द्रव होते हैं। क्या होते हैं ये, द्रव। लेकिन जो हायर अल्कोहल होते हैं, ज्यादा कार्बन वाले, 8 कार्बन वाले, 10 कार्बन वाले, वो मोमीय ठोस होते हैं, ठीक है ना। उच्चतर अल्कोहल मोमीय ठोस होते हैं, मोमीय ठोस होते हैं, मतलब सॉफ्ट, नरम ठोस होते हैं, ठीक है। इनकी जो अल्कोहलिक गंध है वो तीखी गंध भी कह सकते हो आप। कैसी गंध होती है बच्चों, तीखी गंध होती है ना। हाँ, एकदम बहुत तेज गंध होती है और आसानी से आपको स्मेल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें एथेनॉल की बात करें तो ये एक तरीके से पेय पदार्थ है, यानी कि इसको पीने के लिए यूज किया जाता है। एथेनॉल पीते हैं सब, हाँ, बियर पीते हैं, है ना। तो एथेनॉल पेय पदार्थ, पेय मतलब पीने योग्य, पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है, ठीक है। औषधि वगैरह में भी होता है। मेथेनॉल विषैली प्रकृति का द्रव है। मेथेनॉल कैसा है, विषैली प्रकृति का। हाँ, मेथेनॉल नहीं पीते कभी भी, विषैली प्रकृति का द्रव होता है। मेथेनॉल विषैली प्रकृति का, एथेनॉल पीने योग्य होता है। अब हम बात करते हैं अगला कि इसके अंदर ये जल में विलय होता है या नहीं होता, ठीक है ना। इसके लिए हम बात करते हैं, देखो वास्तव में एथेनॉल जो पेय पदार्थ है ये एक नशीला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, यानी कि इसको लेने से नींद आती है या नशा होता है, हिप्नोटिक्स है, ओके। तो एथेनॉल और मेथेनॉल के दोनों के बारे में बात होगी। हायर जो होते हैं वो तो ठोस होते हैं, हल्के मोमीय ठोस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी अम्लीय प्रकृति की। देखो बच्चों ध्यान रखना, ये जल से कम अम्लीय होता है, ये जल से कम अम्लीय होता है, ठीक है। तथा जल से भारी होता है। जल से कैसा होता है, ये भारी होता है, ठीक है। जल से कम अम्लीय होता है और जल से भारी होता है, ठीक है। क्यों होता है जल से भारी, आप जानते हो, जल में सूत्र होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और इसके अंदर अगर छोटा से छोटा भी अल्कोहल आप लोगे तो मेथेनॉल CH3OH ज्यादा निकलेगा इसका वेट। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं, जल से भारी है और जल से कम अम्लीय है, ये दोनों आपको बात करते हैं। विलयशीलता की बात करते हैं, विलय किसमें विलय होगा, विलयता, ठीक है। तो अल्कोहल जो होते हैं बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जल के अणुओं के साथ। किसके साथ, जल के अणुओं के साथ। तो निम्न अल्कोहल, ठीक है ना, जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या निम्न बनाते हैं, सारे अल्कोहल बनाते हैं, सभी अल्कोहल बनाते हैं जल के अणु के साथ, लेकिन निम्न अल्कोहल जल के साथ, अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से बनाते हैं, अतः ये जल में विलय होते हैं। ध्यान रखना, अल्कोहल जल में विलय होते हैं लेकिन ओनली निम्न,
ठीक है ना। निम्न अल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, अतः ये जल क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। ओके, साथ के साथ ये कार्बनिक विलायकों में भी विलय है। उच्चतर अल्कोहल, उच्चतर अल्कोहल, जो उच्चतर अल्कोहल है वो उच्चतर अल्कोहल जल में कम विलय होते हैं, कम विलय होते हैं, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप होता है वो जल विरागी प्रकृति का होता है। क्योंकि एल्किल समूह जल विरागी प्रकृति के होते हैं। एल्किल समूह कैसी प्रकृति के होते हैं, जल विरागी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और अगला कार्बनिक विलायकों में ये खूब विलय होते हैं, तो कार्बनिक विलायकों में अत्यधिक विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में अत्यधिक विलय। ठीक है, अब बच्चों आपको बताना पड़ेगा अल्कोहल के अणुओं के मध्य और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध। तो देखो ये रहा आपका अल्कोहल, मैं बिल्कुल सिंपल वे में बना रहा हूं। हम अल्कोहल को ROH लिखते हैं, तो ये रहा आपका ROH, ढंग से लिख देता हूं। ठीक है, और ये रहा आपका जल, जल को क्या लिखेंगे, H2O, दिस इज द H2O, बोलो। तो अल्कोहल, ये तो अल्कोहल है ROH, ये है जल। फिर से बना रहा हूं, ROH जल, ROH और जल। देखो ROH H2O, ROH H2O, ROH H2O। अब क्या होता है, हाइड्रोजन बेचारा फंस गया ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन बीच में, एक तरफ है घर वाला, एक तरफ है बाहर वाला, दिख रहा है आपको। तो ये इनके बीच में आंशिक बंध आ जाता है, और ये बंध है आपका हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो अल्कोहल और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध है ये। अल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, इसको आपको समझाना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अल्कोहल, सामान्य अल्कोहल जल में विलय होते हैं, क्यों, क्या कारण है, तो आपको लिखना है कि अल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसके कारण ये जल में विलय होते हैं। फिर आपको ये हाइड्रोजन बंधन का चित्र बनाकर बताना है। ओके, हाइड्रोजन बंधन दर्शाना है। तो विलयता के बारे में ये बात होगी। देखो जो उच्च अल्कोहल होते हैं उनमें ये आर ग्रुप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और अगर आर ग्रुप बढ़ जाता है तो आर क्या होता है, जल विरागी प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से इनकी विलयता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उच्चतर अल्कोहल जल में कम विलय होते हैं, क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने के कारण एल्किल समूह जल विरागी प्रकृति के होते हैं, और इनका आकार बढ़ने के कारण इनकी विलयता घट जाती है। अंडरस्टैंड। तो विलयता के बाद अगली बात आती है क्वथनांक। ठीक है, अगली बात आती है बच्चों क्वथनांक। क्वथनांक, अगला है आपका पॉइंट विलयता के बाद क्वथनांक। देखिए हम सब जानते हैं कि अल्कोहल के अणुओं के मध्य आपस में कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। ये रहा अल्कोहल का अणु, मैं अल्कोहल के अणुओं के मध्य, अब ये जो हाइड्रोजन बंधन है ये अल्कोहल के बीच में है, ध्यान रखेंगे। अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बंधन है, ROH दिस इज द अल्कोहल। तो अल्कोहल अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। कौन सा हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा बच्चों, अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा। और अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण अल्कोहलों का जो क्वथनांक है, इनके संगत एटॉमिक मास वाले, इनके संगत मॉलिक्यूलर मास वाले, आणविक भार वाले एल्केन, ईथर, एल्किल हैलाइड, इन सब से अधिक होता है। ठीक है, तो अल्कोहलों का क्वथनांक ध्यान रखेंगे, अल्कोहल का क्वथनांक इनके संगत या इनके समान, इनके संगत अनुभार वाले
एल्केन, ईथर व एल्किल हैलाइडो से अधिक होता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछता है कि ईथर से भी ज्यादा होता है एल्कोहल का, एल्किल हैलाइडो से भी ज्यादा होता है एल्कोहल का, एल्केनो से भी ज्यादा होता है एल्कोहल का। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि अल्कोहल के अणुओं के मध्य, क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, कौन सा हाइड्रोजन बंध? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के मध्य, क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। तो देखिए अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन को आपको दर्शाना है और फिर बताना है इसका आंसर। तो कोई सा भी एल्केन हुआ, कोई सा भी ईथर हुआ, कोई सा भी एल्किल हैलाइड हुआ, अगर लगभग समान अनुभार वाले हैं तो अल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो मैं एक ऑर्डर लिख देता हूं। मान लो आपको एल्केन भी दिया हुआ है, एल्केन लगभग ईथर, इन दोनों का क्वथनांक लगभग समान होता है, ठीक है। और इससे ज्यादा क्वथनांक होता है एल्किल हैलाइडो का, एल्किल हैलाइडो का, और एल्किल हैलाइडो के बाद अगला ऑर्डर आता है अल्कोहल का, ठीक है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधन, अंतराण्विक हाइड्रोजन। लेकिन इनसे भी ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का। एक बात और ध्यान देंगे, यहां पर ही बता देता हूं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो अणुओं के मध्य दो हाइड्रोजन बंधन होते हैं। देखो, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बंधन की संख्या ज्यादा होती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं अपन इनको। ये लो, दिस इज द एसिटिक अम्ल, ये लो, ये लो। यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? दो हाइड्रोजन बंध है यहां पर। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनका क्वथनांक अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। लेकिन ये सब कब अप्लाई होगा? लगभग समान अनुभार वाले हों, लगभग समान अनुभार वाले यौगिक होना चाहिए, तब जाके ये ऑर्डर फॉलो करना है। इसके अलावा आपका जो क्वथनांक होता है, आपका जो क्वथनांक होता है वो समानुपाती होता है अनुभार के। किसके समानुपाती होता है? अनुभार के। जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ेगा। जैसे मैंने पूछा मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो एथेनॉल का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एथेनॉल का क्वथनांक अनुभार ज्यादा होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि, तो क्वथनांक जो होता है वो पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि करने पर घट जाता है, ठीक है। क्योंकि पार्श्व श्रृंखला में जैसे जैसे वृद्धि होती है बच्चों, पार्श्व श्रृंखला अगल बगल जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे क्या होता जाता है। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इनमें पार्श्व श्रृंखला तो बढ़ती है। तो जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी अणु का आकार छोटा होता जाएगा। अणु का आकार छोटा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होने की वजह से वान डेर वाल बलों में कमी आ जाती है, और वान डेर वाल बल कम होंगे तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होती है तो क्या क्या हो जाता है? देखो, पार्श्व श्रृंखला में अगर वृद्धि होगी, पार्श्व श्रृंखला में अगर वृद्धि होती है तो आपके पास साथ के साथ जैसे ही पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होती है वैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी वान डेर वाल बलों में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और वान डेर वाल बलों में कमी आ जाती है तो आपका क्वथनांक भी क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल का क्वथनांक 1 डिग्री अल्कोहल से कम होता है। इसके पीछे रीजन पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि, याद रखोगे। तो अगर अल्कोहल का मैं ऑर्डर निकालूं तो कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल का क्वथनांक कम होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो क्वथनांक में आज हमने आपको ये क्वथनांक का ऑर्डर और बता देते हैं। देखो, तो क्वथनांक का क्रम क्या होगा बच्चों? 3 डिग्री अल्कोहल, इसका क्वथनांक सबसे कम होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का कम होगा 1 डिग्री से।
और 1 डिग्री का आप जानते हो मेथनॉल से कम होगा। तो इस प्रकार बस ये 1 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज आपको बताया कि किस तरह अल्कोहलों के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अल्कोहलों के रासायनिक गुण। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।